तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे CNCI की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। दोस्तों हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और जो रिमेनिंग हमारे 50 क्वेश्चंस रह गए हैं वो आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, जो हमने प्रीवियस पार्ट डिस्कस किया है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे वो ऑन्कोलॉजी के थे। ऑन्कोलॉजी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन आज के इस पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑल ओवर सब्जेक्ट के रहेंगे। ऑन्कोलॉजी के तो बहुत ही कम यहाँ पे ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ऑल ओवर सब्जेक्ट है हमारे नर्सिंग के उनके क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट जो भी क्वेश्चंस आपको आज के इस पार्ट के अंदर बताए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। ये आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों हम फटाफट सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन है। नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विथ नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। हालांकि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर ADHD के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन, जो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज ली जाती है ADHD के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ अलग ही पूछा गया था। देखिए आपको उस ड्रग का नाम पूछा गया है जो ADHD के लिए यूज ली जाती है। जिनको ADHD होता है तो उसके अंदर ये ड्रग यूज ली जाती है, जो किस प्रकार की होती है, नॉन स्टिमुलेंट ड्रग होती है। लेकिन इसका काम क्या होता है, काम भी आपको बता रखा है, यानी MOA भी आपको बता रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको बता रखा है। देखिए नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन, इसका काम होता है जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसके रीअपटेक को इनहिबिट करना, ये आपको बताया गया। और ये ADHD के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। अब आपको उस ड्रग का नाम पूछा गया कि वो कौन सी ड्रग है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फर्स्ट है एटोमोक्सिटिन, नेक्स्ट है डेक्साम्फेटामाइन, नेक्स्ट है मेथिलफेनिडेट, नेक्स्ट है पिमोजाइड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए एटोमेक्सिटिन, जिसका जो एक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन, और ये किसमें यूज ली जाती है, ADHD के ट्रीटमेंट के अंदर। ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। अगर आपको पूछे कि फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ADHD और आपको सेम एज इट इज ऑप्शंस मिलेगी, क्वेश्चंस आपको इस प्रकार का नाम मिले, सिर्फ क्वेश्चन में आपको पूछे कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ADHD, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, मेथिलफेनिडेट। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए एटोमेक्सिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि नर्स कैसे आयरन इंजेक्शन एक एडल्ट वन पर्सन को एडमिनिस्टर करवाएगी। ये आपको पूछा गया किस प्रकार से वो आयरन इंजेक्शन लगा सकती है एडल्ट वन को। ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट है इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, नेक्स्ट सबक्यूटेनियस इन द आर्म, नेक्स्ट जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल, नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल, ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ इज। देखिए आपको पूछा गया कि 1 साल के बच्चे की नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 बर्थ पे कितनी होती है, वो तो आपको पता होगा 45 to 50 सेंटीमीटर। ये 8 बर्थ पे होती है नॉर्मल हाइट। जो 8 बर्थ पे बेबी की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 45 to 50 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया 12 मंथ यानी कि 1 ईयर बेबी की आपको हाइट पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट 45 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 75 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 100 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी। बिल्कुल इजी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर। अगर आपको पूछे कि डबल कब हो जाते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर अगर किसी बच्चे की हाइट है तो वो कब हो जाएगी, आपको इसे पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर में क्या करना है, फिर 4 ईयर, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 4 ईयर। तो यहाँ पे फिर आपको आंसर में क्या करना होगा, 100 सेंटीमीटर। 4 साल पे
हाइट जो है वो दोगुनी हो जाती है। जिसकी बात करें जो नॉर्मल 50 सेंटीमीटर तो दोगुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम वेट की भी बात करेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस और है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। देखिए जो ब्रीदिंग की जो डेप्थ है वो क्या है, बढ़ी हुई है, साथ में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, नॉर्मल है, तो इस टर्म को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है कोस्मॉल ब्रीदिंग, नेक्स्ट ब्रेडिनिया, नेक्स्ट ऑर्थोपनिया, नेक्स्ट हाइपरनिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, हाइपरनिया। अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार का तो आपको आंसर में क्या करना है, हाइपरनिया। अगर ब्रीदिंग डेप्थ इंक्रीज हो रखी है और साथ में जो रेस्पिरेटरी रेट वो नॉर्मल है तो उस टर्म को क्या कहते हैं, हाइपरनिया। और जो DKA है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो कोस्मॉल ब्रीदिंग है वो किस कंडीशन के अंदर देखी जाती है, तो आपको आंसर में क्या करना है, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, A nurse enters a room and find a patient lying on the floor. Which action should the nurse perform first? देखिए नर्स कहाँ पे जा रही है, पेशेंट के रूम के अंदर जा रही है और वहाँ पे उस पेशेंट को देखती है तो पेशेंट कहाँ पे गिरा हुआ है, वो फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ है, यानी आंगन में वो गिरा हुआ है। जो आंगन बना हुआ है हॉस्पिटल में, जो फ्लोर बना हुआ है वहाँ पे वो पेशेंट गिरा हुआ है। अब वहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रायोरिटी बेसिस। एम्स में तो ऑलरेडी पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट है असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड, नेक्स्ट है एस्टैब्लिश वेदर द पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव, नेक्स्ट आस्क द पेशेंट व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट है कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन से आस्क द पेशेंट व्हाट हैपेंड। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर पेशेंट इस प्रकार से दिखाई दे तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टाफ को बुलाने की जरूरत हो या फिर आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको बुला रहे हो, देखो देखो यार ये पेशेंट को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे गिरा हुआ है वो है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेशेंट को पूछना है कि आपको क्या हुआ है, उसको पेशेंट को पूछना है आपको क्या हुआ है। अगर वो रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो बता देगा कि मेरे को चक्कर आ गए इसलिए मैं गिर गया, या हो सकता है कोई और कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से मैं गिर गया। लेकिन आपको अगर रेस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है, अगर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसके बाद आप वो एक्शन लीजिए, है ना, जो भी अदर एक्शन आप लेना चाहते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का जो रेस्पॉन्सिवनेस है या फिर एलोसी जो कॉन्शियसनेस है, सॉरी जो कॉन्शियसनेस है वो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस हो गया है। अनकॉन्शियस है तो पेशेंट को पहले सबसे पहले आपको पोजीशन देनी है। अगर कॉन्शियस में है तो वो बता देगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम हुई थी, इसकी वजह से मैं इस फ्लोर पे गिर गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। देखिए यहाँ पे टी और लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको कट कर लेना है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है CNCI के एग्जामिनर जो पेपर टाइप करते हैं उनसे। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उससे बचाने के लिए किसको, न्यूबॉर्न को NTD से बचाने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट फॉलिक एसिड टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट प्रेगनेंसी, नेक्स्ट विटामिन K टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो भी मदर है जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलानी चाहिए ताकि बच्चे को क्या नहीं हो, NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर आपको पूछे कि NTD का कोज क्या है तो आपको बताना है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी तो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम है वो क्या है, ये आपको पूछा गया है, तो ये तो सभी को पता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट मॉर्निंग सिकनेस, नेक्स्ट है लेथार्जी, नेक्स्ट है एक्सेसिव वोमिटिंग, नेक्स्ट है एक्सेसिव लूज मोशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी एक्सेसिव वोमिटिंग। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, और ये कब होती है, प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है जिन्हें क्या कहते हैं, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोजिशन टू बी प्रोवाइडेड टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर। देखिए आपके पास में पेशेंट कौन सा है,
अनकॉन्शियस पेशेंट। पेशेंट को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, और कौन है, कितने बज रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसके आपको क्या करनी है, माउथ केयर करनी है, माउथ केयर करनी है। तो आप कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को दोगे? तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट फॉरवर्ड पोजीशन, नेक्स्ट नी चेस्ट पोजीशन, नेक्स्ट सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट साइड लाइंग पोजीशन। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, साइड लाइंग पोजीशन। आपको रीजन भी पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, और उसकी माउथ केयर कर रहे हैं, साइड लाइंग पोजीशन उसको दे रखी है, लेकिन ये जो साइड लाइंग पोजीशन उसको दी है, इसका रीजन क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर क्या करना है फिर, प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर शर्मा, इससे पहले हमने बात की थी मिस शर्मा की, लेकिन अब की बार आ गए मिस्टर शर्मा। देखिए मिस्टर शर्मा ने क्या कांड किया है, मिस्टर शर्मा डेवलप्ड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन आफ्टर हिज डिवोर्स। देखिए जो मिस्टर शर्मा है, उन्होंने कोई कांड तो नहीं किया, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। आगे देखिए, हर डिवोर्स इज कंसिडर्ड एज, इनका जो डिवोर्स हुआ है, उनको किस में कंसिडर किया जाएगा? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, नेक्स्ट है प्रीपिट्यूएटिंग फैक्टर, नेक्स्ट है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी फैक्टर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो आपको ये आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg, what will be his required weight at the age of 4 year? देखिए एक बच्चा है जिसका जन्म के वक्त उसका बर्थ वेट जो था वो कितना था, 3 kg, यानी 3 किलोग्राम उसका वेट था, लेकिन अब वो 4 साल का हो गया है। वहीं बच्चा अब 4 साल का हो गया है, तो आपको पूछा गया कि उसका कितना वेट होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट 6 kg, नेक्स्ट 12 kg, नेक्स्ट 14 kg, नेक्स्ट 16 kg। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी, 16 kg। उस 4 साल के बच्चे का जो वजन होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, 16 किलोग्राम। दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जो वेट काउंट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, एज इन ईयर, क्या, एज इन ईयर इंटू 2+8। देखिए यहाँ पे एज आपको दे रखी है 4 इंटू 2+8, जब आप करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 16। तो देखिए 4 को 2 से गुना किया और 8 से ऐड किया, तो आपके पास में आंसर आ गया 16। तो 16 kg वजन होता है 4 साल के बच्चे के अंदर। जो मैंने ये फॉर्मूला बताया वो बताया मैंने आपको 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे का। देखिए फिर से सुन लेना, ये जो फॉर्मूला वो कितने का है, 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे का। 1 साल से कम का नहीं बताया मैंने, और 6 साल के ऊपर का भी नहीं बताया। 1 साल से 6 साल तक के अगर बच्चे की काउंट करें वेट, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। साथ में और 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ। अगर आपको पूछे कि जो बर्थ वेट है वो 2 गुना कब हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा फिर, 6 मंथ। अगर आपको पूछे कि 3 गुना कब हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा फिर, 1 ईयर। अगर आपको पूछे 4 गुना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर। अगर आपको पूछे कि 5 गुना बर्थ वेट कब हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा फिर, 3 ईयर। देखिए 3 साल के बच्चे में 15 किलो हो रहा है, तो 4 साल के बच्चे का 16 kg होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये भी आपको इस प्रकार से भी ध्यान रखना है, और उस प्रकार से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एंटी टीबी वाला क्वेश्चन तो पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। टीबी से मतलब एंटी टीबी का कोई जरूरी नहीं, लेकिन टीबी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉज पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन। यानी कि जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, कौन सी वो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जिसकी वजह से देखने में दिक्कत होती है, साथ में कलर को आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत होती है, यानी कलर्स को पहचानने में भी दिक्कत होती है। वो कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है, इसकी वजह से, कौन सी ड्रग की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट इथाम्ब्यूटोल, नेक्स्ट रिफाम्पिसिन, नेक्स्ट पायरिजिनामाइड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, इथाम्ब्यूटोल। जो इथाम्ब्यूटोल है उसकी वजह से पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि टीबी वाले पेशेंट ही लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोड्यूस ए लोकल इफेक्ट इज नोन एज। देखिए आपको बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी है। डेफिनेशन में आपको क्या बोला है, स्किन के ऊपर आप एक प्रकार से मान लीजिए कोई ऑयल आप मालिश कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी ऑयल आप लगा रहे हैं ना, रब कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर। जो स्किन के ऊपर आप ऑयल रब कर रहे हैं,
वो किसी लोकल इफेक्ट के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपके दर्द हो रहा है और आप किसी प्रकार का कोई तेल वगैरह लगा रहे हैं जिससे आपका क्या, आप क्यों लगा रहे हैं, आपका दर्द ठीक हो जाए। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, यानी कि स्किन के ऊपर ऑयल को रब करना क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट इंजेक्शन, नेक्स्ट इनहेलेशन, नेक्स्ट इनंक्शन, नेक्स्ट इन्फ्यूजन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, बाकी तो सारे ही गलत है। यानी कि ये जो डेफिनेशन आपको पूछी गई है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल आपका आंसर भी सही था, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए गए थे। अगर आपको यहाँ पे इनंक्शन, इंसफ्लेशन ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस देते तो फिर आपको कन्फ्यूजन जरूर होता। लेकिन देखिए यहाँ पे इंजेक्शन बिल्कुल भी रिलेशन ही नहीं है कोई। आगे देखिए इनहेलेशन, इसका भी कोई रिलेशन ही नहीं है, रब ऑफ ऑयल इन द स्किन, इससे लेकर इन्फ्यूजन, इसका भी कोई इससे रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसका है, इनंक्शन का। तो यही आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 50-year-old मैन प्रेजेंट्स विथ सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट पेन। देखिए 50 साल का एक आदमी है जिसको सडन क्या हो रहा है, उसको अचानक से डिस्निया होता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथलेसनेस, सांस भी उसको इजीली नहीं आ पाती है, और आगे साथ में उसको चेस्ट पेन भी हो रहा है। भाई उसके जो चेस्ट है उसमें भी दर्द हो रहा है। लेकिन चेस्ट पेन होते ही आप क्या करते हो आंसर में, आप तो MI करके आ जाते हो, यानी कि इसको तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक इसको आने वाला है। देखिए हार्ट अटैक एग्जामिनर आपको देने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आगे आगे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, एग्जामिनेशन शोज टैकिपनिया, hypotension, cyanosis, jugular vein distension and tachycardia and low grade fever. Most likely diagnosis is, आपको कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं, टैकेपनिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, टैकिकार्डिया एंड लो ग्रेड फीवर, थोड़ी बहुत उसमें बुखार भी है। तो ये जो डायग्नोसिस है वो कौन सी कंडीशन का है, कौन सी कंडीशन का ये डायग्नोसिस है। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे चेस्ट पेन देख लिया, आगे डायग्नोसिस पूछा, यार कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, चलो यार एक्यूट MI करके आ जाते हैं। भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है इसको, यानी कि इसको हार्ट अटैक आया, इसकी वजह से इसको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। लेकिन वहाँ पे एग्जामिनर आपका क्या कहता है, आपके आंसर को गलत बता देता है, आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए पहले सही से, डिस्निया हो रखा है, ब्रीथलेसनेस हो रखा है, तो ये एक्यूट MI का सिम्टम नहीं है। आगे देखिए, चलो मान लिया आपने डिस्निया, ब्रीथलेसनेस एक्यूट MI में पढ़ लिया, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन में साइनोसिस, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, टैकिकार्डिया, लो ग्रेड फीवर, ये जो सिम्टम्स है ना, टैकिपनिया, ये जो सिम्टम्स है वो किसके सिम्टम्स है, ऑप्शन में आपको दिए गए एक्यूट MI, एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, स्ट्रोक, नेक्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ध्यान रखना ये जो सिम्टम्स दिए गए वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हैं, आपको याद भी कर लेने सिम्टम्स, आगे आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये जो डायग्नोसिस आपको दिया गया है वो किसका है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while providing care to a patient with hepatitis the nursing officer should take special precautions too। देखिए कि जो नर्स है वो प्रोवाइड कर रही है केयर किसको, हेपेटाइटिस के पेशेंट को, यानी कि लीवर उसका खराब हो रखा है ना। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप तो नहीं बताया कि हेपेटाइटिस A है, B है, D है, C है, जो भी है, मतलब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ भी नहीं दिखाया है। लेकिन आपको पूछा गया है जो नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहा है उसको कौन से प्रिकॉशंस यहाँ पे रखने हैं, स्पेशली कौन से प्रिकॉशंस यहाँ पे यूज करने। ऑप्शन में फर्स्ट है प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, नेक्स्ट यूज कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर PT, नेक्स्ट वियर मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम। ऑलमोस्ट ने यही आंसर किया होगा, ऑलमोस्ट ने यही आंसर किया होगा, लेकिन जिन्होंने ये कर दिया ना उनका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी पढ़िए, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट बेड पान। देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन D, जिन्होंने C कर दिया उनका आंसर गलत हो गया, जिन्होंने किया है D उनका आंसर बिल्कुल सही है। यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स बेड पान, और मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर बता रहा हूँ, जो हेपेटाइटिस A और E है, A एंड E, इनका रूट होता है फिको ओरल रूट, और यहाँ पे आपको बता रखा है कि बेड पान आप किसी पेशेंट का कर रहे हैं तो आपको साथ में वहाँ पे ग्लव्स जरूर पहने हैं, ये आपका स्पेशल प्रिकॉशन है, ये आपको वहाँ पे सावधानी रखनी है। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और ये बार बार पूछा भी जाता है, हेपेटाइटिस A से पूछा जाएगा या फिर हेपेटाइटिस E से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म अफेकिया मीन्स,
पहली बार आपने सुनी होगी कि अफेकिया भी कुछ होता है ना। हमने तो फेंकी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे तो अफेकिया आ गया ना, यहाँ पे तो फेंकने वाला ही एग्जामिनर आ गया। देखिए यहाँ पे द टर्म अफेकिया मीन्स, अफेकिया का मतलब आपको पूछा गया। ऑप्शन में है फर्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस, एब्सेंस ऑफ लेंस, नेक्स्ट है एनहेंसमेंट ऑफ लेंस, नेक्स्ट लेंस डिजीज। दोस्तों यहाँ पे मतलब कुल मिला के यहाँ पे लेंस तो आपको दे रखा है, इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ जो रिलेटेड है, तो वो लेंस से रिलेटेड है। ये जो टर्म है वो लेंस से रिलेटेड है, लेकिन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि इसका मतलब होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ लेंस। लेंस का एब्सेंट होना क्या कहलाता है? अफेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूट्राइन फंडस हाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट पेशेंट इज एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस हर प्रेगनेंसी इज अबाउट। ये मैंने आपको सीएनसीआई के एग्जाम से पहले एमपीसीएचओ का पार्ट फर्स्ट बताया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, है ना। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो यूट्राइन फंडस है उसकी हाइट आपको पूछी गई थी कि प्रेग्नेंट कोई पेशेंट है जिसके अंदर जो यूट्राइन फंडस की हाइट है वो 8 लेवल ऑफ अम्लाइकस तक कौन से वीक में देखी जाती है, कौन से वीक तक जो 8 लेवल ऑफ अम्लाइकस है वहां तक यूट्राइन फंडस की हाइट मापी जाती है, मेजर की जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको फर्स्ट है 10 to 12 वीक्स, नेक्स्ट 14 to 16 वीक्स, नेक्स्ट 20 to 24 वीक्स, नेक्स्ट 30 to 30 वीक्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन सी 20 to 24 वीक्स। 20 से 24 सप्ताह की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम जो यूट्राइन फंडस है उसकी हाइट एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस मेजर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस है वहां तक यूट्राइन फंडस की हाइट पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज द नर्स यू आर मॉनिटरिंग ए पेशेंट इज इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड। देखिए आप वहाँ पे स्टाफ नर्स बन चुके हैं और एज ए नर्स आप वहाँ पे कौन से पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए पेशेंट आपके पास इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड, पोस्टमार्टम पीरियड के जस्ट बाद आप उसको क्या कर रहे हो? मॉनिटर कर रहे हो। देखिए आप मॉनिटर में क्या कर रहे हो? यू आर चेकिंग TRP एंड BP एवरी 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट आवर। पहले घंटे में आप प्रत्येक 15 मिनट से उसके वाइटल्स चेक कर रहे हो, यानी कि टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स एंड ब्लड प्रेशर, ये आप हर 15 मिनट से चेक कर रहे हो पोस्टमार्टम पीरियड के जस्ट 1 आवर के अंदर। देखिए आगे आपको क्या पूछा गया, विच लेवल सजेस्ट यू दैट देयर इज एन एक्सेसिव ब्लड लॉस। आपको कैसे पता चलेगा, कौन सी फाइंडिंग्स आप देखेंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसको एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसको ब्लड लॉस हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जिन्होंने पढ़ रखा है उन्होंने तो आंसर सही किया होगा, बाकी ने तो आंसर यहाँ पे गलती किया होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया है, फर्स्ट है इंक्रीज्ड पल्स रेट 19 to 102, नेक्स्ट है एन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट 18 to 22, नेक्स्ट टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड पल्स रेट 90 to 102। ध्यान रखिएगा जब भी ब्लड लॉस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखना जो वाइटल्स होते हैं उनके अंदर जो आपको देखना होता है वो क्या देखना होता है? पल्स रेट चेक करनी होती है। पल्स रेट अगर बढ़ी हुई है तो आप समझ जाना कि पेशेंट के अंदर ब्लड का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, यानी कि ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया था कि एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर हुआ है तो कैसे आप उसे मेजर करेंगे, कैसे आप बताएंगे। तो आपको आंसर क्या करना है? इंक्रीज पल्स रेट। जो पल्स रेट है वो 90 से 102 आपको देखने को मिलेगी, जो नॉर्मल होती है 72, लेकिन ये बढ़ी हुई मिलेगी कब? जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल असेसिंग मिस्टर गुप्ता विथ ब्रेडन स्केल। देखिए जब आप असेस कर रहे हैं किसको? मिस्टर गुप्ता जी आए अब की बार, मिस्टर गुप्ता जी को आप असेस कर रहे हैं किससे? ब्रेडन स्केल से। ब्रेडन स्केल से आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर गुप्ता जी को असेस कर रहे हैं। आगे देखिए, द स्कोर अटेंड वाज एट विच इंडिकेट्स दैट द रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर सोर फॉर मिस्टर गुप्ता इज। अब आपको ये बताया गया कि जो स्कोर है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। किसका? मिस्टर गुप्ता का। जब आप उसको असेस कर रहे हैं, जब आप उसके प्रेशर सोर को असेस कर रहे हैं, इनके उसको प्रेशर सोर हो रखा है, तो उसमें ब्रेडन स्केल यूज ली जाती है। और ब्रेडन स्केल जो यूज ली है आपने, उसके अंदर जो स्कोरिंग आई है वो कितनी आई है? 8 आई है उस मिस्टर गुप्ता की। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये आपको पूछा गया है ना। तो प्रेशर सोर जो है वो किस टाइप का इसको हो रखा है ना, ये आपको पूछा गया है।
ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है माइल्ड, नेक्स्ट मॉडरेट, नेक्स्ट हाई, नेक्स्ट वेरी हाई। दोस्तों आपने ब्रेडन स्केल के बारे में तो अच्छे से सुना होगा कि प्रेशर शोर को मेज़र करने के लिए ब्रेडन स्केल यूज ली जाती है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल नंबरिंग होती है वो शायद आपने नहीं सुनी होगी। अगर आपने सुनी है तो आपने आंसर भी सही किया होगा। देखिए जो ब्रेडन स्केल के अंदर जो स्कोरिंग होती है वो नॉर्मल होती है 9 to 23, 9 to 23, 9 से लेकर 23 यानी कि 23 तक की इसकी नॉर्मल स्कोरिंग होती है। अगर 9 से कम है, 9 से कम है ब्रेडन स्कोर, तो आप समझिएगा यहाँ पे जो इसको इस मिस्टर गुप्ता को जो प्रेशर शोर हो रखा है वो किस प्रकार का हो रखा है, वेरी हाई, वेरी हाई प्रेशर शोर इस मिस्टर गुप्ता को हो रखा है। 8 से 9 से भी कम है, यानी कि 8 इसकी ब्रेडन स्कोर, जो ब्रेडन स्कोर है वो देखने को मिल रहा है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा कंडीशन मतलब ख़राब है, इसकी जो प्रेशर शोर है वो बहुत ही खतरनाक वाला इसको हो रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो इसकी नॉर्मल स्कोरिंग होती है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कनेक्ट्स द टू एट्रिया ऑफ फीटल हार्ट। देखिए आपको उस ओपनिंग का नाम पूछा है, उस दरवाजे का आपको नाम पूछा है जहां पे दो एट्रिया एक साथ फिटल हार्ट के अंदर खुलते हैं। जो फिटल हार्ट होता है उसके अंदर जो बच्चों के अंदर जो दिल होता है, बात हो रही है फिटल हार्ट की है ना, तो यहाँ पे जो बच्चों का जो दिल होता है उसके अंदर दो एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। तो जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है, दोनों के बीच में एक दरवाजा बना होता है, उस दरवाजे का नाम आपको पूछा है, उस ओपनिंग का नाम आपको पूछा है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है डक्टस आर्टियोसस, नेक्स्ट डक्टस विनोसस, नेक्स्ट फोरामेन ओवल, नेक्स्ट लिगामेंटम टेरिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, फोरामेन ओवल। कौन सा होता है वो, फोरामेन ओवल, जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशंस कैरियोटाइप 47XXY इज सीन। देखिए आपको यहाँ पे जेनेटिक कंडीशन दी गई है, यहाँ पे सारी वैसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स ही है, लेकिन आपको कैरियोटाइप 47 या फिर XXY की जो जेनेटिक कंडीशन है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नेक्स्ट एडवर्ड सिंड्रोम, नेक्स्ट पटाउ सिंड्रोम। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। जो कैरियोटाइप 47 है यानी कि XXY है वो किसको दर्शाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न। जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके मैच्यूरेशन को लेकर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए, निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के बारे में सही बताता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट मैच्यूरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ FSH एंड LH, नेक्स्ट मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय FSH, नेक्स्ट मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय LH, नेक्स्ट मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोजेस्टेरोन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए। ये जो मैच्यूरेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का वो होता है FSH एंड LH दोनों के ही इन्फ्लुएंस से मैच्यूरेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बहुत बार मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, बार बार ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर और बता देता हूँ, आप याद जरूर कर लेना। देखिए आपको पूछा गया है कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट आप सबसे पहले करेंगे अगर पेशेंट में क्या हुआ है, अगर केस आपके पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का, यानी कि आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं, ब्लड आप इन्फ्यूज करवा रहे हैं, ब्लड इन्फ्यूजन आप कर रहे हैं, तो वहां पे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन है इन्फॉर्म द फिजिशियन, नेक्स्ट इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, नेक्स्ट मॉनिटर वाइटल साइन, नेक्स्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो तो सबसे पहले आपको ट्रांसफ्यूजन को बंद करना है, सबसे पहले बंद करना है। आपको फिजिशियन के पास में नहीं पहुंचना है, आपको ब्लड बैंक को इन्फॉर्म नहीं करना है, ना ही आपको वाइटल चेक करना है, सबसे पहले बंद करना है, ब्लड जो इन्फ्यूज हो रहा है उसको बंद कर देना है, उसके बाद आप वाइटल साइन चेक कीजिए, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे आप, ट्रांसफ्यूजन को बंद करेंगे। ये आपको करेक्ट आंसर करना है और याद भी कर लेना, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ए स्टाफ नर्स यू आर कैरिंग ए पेशेंट विथ सोरियासिस। आप वहाँ पे स्टाफ नर्स बन चुके हैं और आप सोरियासिस के पेशेंट को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। आगे देखिए, सैलिसिलिक एसिड इज प्रेस्क्राइब्ड टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या दी गई है, सैलिसिलिक एसिड, जो सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। आगे देखिए, विच फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी फ्रॉम दिस मेडिकेशन। ये जो मेडिकेशन आपने दी है इसकी वजह से कौन सी सिस्टेमिक जो टॉक्सिसिटी है, यानी कौन सी जो कंडीशन है वो इंडिकेट करती है कि इस मेडिसिन की वजह से कोई सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी पर्सन को हुई है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिक्रीज, नेक्स्ट है टिनिटस, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट डायरिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी टिनिटस। सैलिसिलिक एसिड अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसके अंदर टिनिटस की प्रॉब्लम मोस्टली देखने को मिलती है, यानी कि ये साइड इफेक्ट है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस इज द पॉइंट एट इंटरसेक्शन ऑफ। देखिए, जो फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस है उसका पॉइंट आपको पूछा गया है कि कहाँ पर फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस पॉइंट होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मिड एक्सिलरी लाइन एंड लाइन डाउन थ्रू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नेक्स्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नेक्स्ट पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नेक्स्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए, मिड एक्सिलरी लाइन एंड लाइन डाउन थ्रू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसके जो मिड एक्सिलरी लाइन है वहां पे होता है फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस। आप सर्च करके देखना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू द एक्सोन थ्रू ए केमिकल सिनेप्स। देखिए, आपको रिसेप्टर का नाम पूछा गया है जो एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, स्टिमुलाइज को ट्रांसमिट करना। कहाँ से, जो केमिकल सिनेप्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं एक्सोन टू सिनेप्स, जो ट्रांसमिशन होता है वो कौन सा रिसेप्टर जो एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है जो ये वर्क करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लैंगरहैंस सेल्स, बिल्कुल भी नहीं होती। मर्कल सेल्स बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट वुडजर सेल्स नहीं होती है। ब्रेगर सेल्स नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी मर्कल सेल्स। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेसना विथ केमोथेरेपी एजेंट हेल्प्स इन। जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको कीमोथेरेपी दी जाती है, उनको मेसना भी एडमिनिस्टर किया जाता है। आपको ये पूछा गया कि जो मेसना है वो क्यों दिया जाता है उन कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है फेवरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द सेल्स, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिक सेल्स, नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ WBC। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी प्रोटेक्शन द सेल्स। जो सेल्स है, अदर जो सेल्स है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए मेसना एडमिनिस्टर की जाती है कीमोथेरेपी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए, योर पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ड्राई माउथ एंड स्वेलोइंग डिफिकल्टी। आपका पेशेंट है जो आपके पास आता है और कंप्लेन करता है कि मेरे को क्या हो रहा है, जो मेरा मुंह है वो सूखा सूखा मेरे को लग रहा है और मेरे को निगलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, यानी ड्राई माउथ और डिफिकल्टी स्वेलोइंग आपको बता रहा है। ये कंप्लेन पेशेंट आपको कह रहा है। पेशेंट किसका है, आपका है, इसलिए आपको ही तो कहेगा ना। नेक्स्ट देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग्स कैन प्रोड्यूस दिस साइड इफेक्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर इन द अबव कंडीशन। देखिए, आपको कुछ 4 नाम दिए गए हैं ड्रग्स के, कौन सी ड्रग्स एडमिनिस्टर करवाने की वजह से जो साइड इफेक्ट है वो देखने को उस पेशेंट के अंदर मिल रहा है। यानी कि उस पेशेंट के अंदर अगर ये ड्राई माउथ और स्वेलोइंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है तो ये कौन सी ड्रग की साइड इफेक्ट होती है, यानी कौन सी ड्रग लेने की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ड्राई माउथ एंड स्वेलोइंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है डाइसाइक्लोमाइन, नेक्स्ट है पेरेंटल पेमोएट, नेक्स्ट है ग्रीशियोफुल्विन, नेक्स्ट है नेलोक्सोन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए डाइसाइक्लोमाइन। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये डाइसाइक्लोमाइन का क्या है, साइड इफेक्ट है। ध्यान रखना, अगर आपको फ्यूचर में पूछे कि डाइसाइक्लोमाइन के साइड इफेक्ट, तो आपका आंसर में करना है ड्राई माउथ विथ स्वेलोइंग डिफिकल्टी। मुंह है वो सूखा सूखा रहेगा, साथ में निगलने में दिक्कत होगी, तो ये साइड इफेक्ट होते हैं डाइसाइक्लोमाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्राइन पोलैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबीजी का क्वेश्चन है। यूट्राइन पोलैरिटी का मतलब आपको पूछा कि जो यूट्राइन पोलैरिटी है वो क्या है ना। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है द न्यूरोमस्कुलर डिसहार्मनी बिटवीन द 2 यूट्राइन सेगमेंट्स थ्रू आउट द लेबर। नेक्स्ट है द न्यूरोकेमिकल डिसहार्मनी बिटवीन द 2 सेगमेंट ऑफ द यूट्रस।
थ्रू आउट लेबर। नेक्स्ट है टू न्यूरोमस्कुलर हार्मनी बिटवीन द टू यूट्राइन सेगमेंट थ्रू आउट द लेबर। नेक्स्ट है टू मस्कुलर हार्मनी बिटवीन द टू यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग द लेबर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी। आपको ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। ये न्यूरोमस्कुलर है। कौन सा है? न्यूरोमस्कुलर हार्मनी होता है जो किसके बीच में होता है? यूट्राइन सेगमेंट्स के बीच में। कब? थ्रू आउट लेबर। ये आपको ध्यान रखना है। यूट्राइन पोलैरिटी जो होती है वो थ्रू आउट लेबर, यानी कि जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट है दोनों ही वर्क करते हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो जो यूट्राइन पोलैरिटी है वो दोनों ही क्या है? न्यूरोमस्कुलर हार्मनी होती है जो दो यूट्राइन सेगमेंट्स के अंदर थ्रू आउट लेबर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि CAD का ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट? इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट CAD का कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन, नेक्स्ट ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट है PTCA यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक वर्ड आपको समझना था और आंसर आपको करना था। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बाकी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पूछा मेडिकल ट्रीटमेंट, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। CABG ये भी सर्जिकल है। PTCA ये भी सर्जिकल है, लेकिन मेडिकल कौन सा है? ऑप्शन बी, ये आपको करेक्ट आंसर करना था। ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट है CAD का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मोनालियासिस। मोनालियासिस का आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो मोनालियासिस कॉज करता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट कैंडिडा एल्बिकेंस, नेक्स्ट टेनिया क्रूरिस, नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नेक्स्ट गोनोकोकाई। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है मोनालियासिस। जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो क्या है? पॉजिटिव एजेंट है किसका? मोनालियासिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following anti-tuberculosis drugs should not be given? देखिए एक 30 साल की महिला है जो प्रेग्नेंट है और उसको क्या हुआ है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी उसको हो चुकी है ना? टीबी उसको हो चुकी है। अब आपको यहाँ पूछा गया कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो उस महिला को नहीं देनी है। और ये देखिए आपको थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमाया है। इस लेडी को क्या बनाया है? प्रेग्नेंट बनाया है, साथ में टीबी की जगह आपको पल्मोनरी टीबी यहाँ पे ऑप्शन में दिखाया है। अब आपको पूछा गया कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो आप एडमिनिस्टर नहीं करेंगे इस महिला को। ऑप्शन में फर्स्ट है आइसोनियाजाइड, नेक्स्ट रिफाम्पिसिन, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट इथाम्ब्यूटोल। ये क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट को आता है लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ये महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती है उनको नहीं दी जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, फ्यूचर में पूछा जाएगा और ये पास्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a disorder of thought in which patient has a false and fixed belief that members is his family are trying to kill him is। ये मैं आपको ये भी क्वेश्चन में 3 से 4 बार बता चुका हूँ, बार बार ये क्वेश्चन जरूर बता देता हूँ जब भी आता है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ना, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। जो डिलूजन आपने पढ़ा होगा उसके अंदर फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में जो पेशेंट है वो क्या सोच रहा है, उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। पेशेंट ऐसा सोचता है, जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो ऐसा सोचता है। तो ये किस प्रकार का डिल्यूजन है? डिल्यूजन के टाइप्स आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियोज बना के बता रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, नेक्स्ट निहिलिस्टिक डिसऑर्डर, नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर पेशेंट कहे कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को मारना चाहते हैं और यहाँ पे जो पेशेंट वो कौन सा है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो समझ जाना इसको डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन हो रखा है। अगर कोई पेशेंट आपको कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं खुद प्रधानमंत्री हूँ, मैं पूरे देश का विकास करूंगा, मैं वहाँ वो करूंगा, मतलब कुल मिला के बड़ी बड़ी बातें फेंकना है ना, लंबी लंबी फेंकना है ना, वो किस में होता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में। अपने आप को हाई पावर पर्सन बताना, वो कौन से डिल्यूजन में होता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर के अंदर। तो दोनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्निक टेरस। कर्निक टेरस
विच में अकर्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉइंडिस इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। जो कर्निक टेरस है वो क्या है, जॉइंडिस का ही कॉम्प्लिकेशन है। जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो किसकी, यानी कौन से ऑर्गन की वजह से ये होता है ना, यानी कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है कर्निक टेरस। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट लीवर, नेक्स्ट ब्रेन, नेक्स्ट किडनी, नेक्स्ट हार्ट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ब्रेन। देखिए जॉइंटिस किसी पर्सन को हो रहा है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिल सकता है कर्निक टेरस। और जो कर्निक टेरस वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, मेनली ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन को ये अफेक्ट करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूनसन्स साइन, यहाँ पे ये मूनसन्स साइन है, किन्हीं ने पढ़ लिया है मानसून साइन, तो मानसून साइन नहीं होता है, ये मूनसन्स साइन है। देखिए मूनसन्स साइन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस्ड केसेज ऑफ। जो मूनसन्स साइन है वो कौन सी कंडीशन में देखा जाता है, कौन सी कंडीशन में देखा जाता है। आपने जिंदगी में ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा, मूनसन्स साइन। मानसून का नाम सुना है लेकिन मूनसन्स साइन आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट है केरेटोकोनस, नेक्स्ट कैटरेक्ट, नेक्स्ट स्ट्राबिस्मस, नेक्स्ट है या फिर यहाँ पे ये जो है स्ट्रासबिज्म, नेक्स्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन तो आपको बता दी है कि ये आई की कंडीशन है जिसके अंदर मूनसन्स साइन देखने को मिलता है, लेकिन कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, केरेटोकोनस, केरेटोकोनस। वैसे मैं आपको एक पीडीएफ और प्रोवाइड करूंगा जो मैंने बना रखी है पेपर आने से पहले ही, वो पीडीएफ जब आप देखोगे तो उसमें पूरा रेशनल भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों वो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल पाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट रोज बेंगल टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ। रोज बेंगल टेस्ट यानी रोज जो बेंगल टेस्ट है वो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज लिया जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ब्रूसिलोसिस, नेक्स्ट बिसिनोसिस, नेक्स्ट वुफिंग कफ, नेक्स्ट है ब्रोंकिएक्टेसिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए, ब्रूसेलोसिस को डायग्नोस करने के लिए रोज बेंगल टेस्ट यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। ये एम्स पटना में पूछा गया था, किसमें, एम्स पटना में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको पता है ना। तो डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है ये आपको पूछा गया है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी डिप्रेशन कॉज करती है पर्सन्स के अंदर। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ओनली सीरोटोनिन, नेक्स्ट ओनली 5-HT, नेक्स्ट गाबा, नेक्स्ट बोथ ऑप्शन ए एंड बी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जिनको ये पता नहीं था कि सीरोटोनिन को ही 5-HT के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आंसर किया सीरोटोनिन। जिनको पता था कि सीरोटोनिन को ही 5-HT कहा जाता है, उन्होंने आंसर किया ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ध्यान रखना, डिप्रेशन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है वो कौन सी की होती है, सीरोटोनिन की। और सीरोटोनिन को ही 5-HT के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में सीरोटोनिन ना दे तो आपको फिर आंसर में क्या करना है, 5-HT की डेफिशिएंसी। तो दोस्तों ये दोनों ही क्या है, सिमिलर है, यानी कि दोनों ही एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट रिसीविंग IV फ्लूइड्स डेवलप वार्म टेंडरनेस, इरिथमा एंड पेन एट द साइड, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स नॉर्सेट 2020 में। एम्स नॉर्सेट 2020 का जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेशेंट को IV फ्लूइड चल रहा है और उस टाइम जब IV फ्लूइड उसको चल रहा है तो उस टाइम उसके अंदर जहां से मतलब उसको IV फ्लूइड दिया जा रहा है जिस साइड से, उस जगह पे वार्म टेंडरनेस, इरिदमा एंड पेन जो साइट आपने यूज किया वहां पे इस प्रकार की कंडीशंस देखी जा रही है। तो अब आपको पूछा गया कि नर्स क्या बताएगी कि ये जो कंडीशंस हो रही है डेवलप, ये कौन सी कंडीशन की वजह से डेवलप हुई है या इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है फ्लूइड ओवरलोड, नेक्स्ट सेप्सिस, नेक्स्ट फ्लेबाइटिस, नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन। दोस्तों फ्लेबाइटिस और इनफिल्ट्रेशन दोनों ही एम्स नॉर्सेट 2020 में पूछे गए थे, एक ही एग्जाम में, यानी एक ही शिफ्ट के अंदर दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, फ्लेबाइटिस। ये जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाए गए हैं, ये जो IV साइट की तरफ जो साइन सिम्टम आपको दिखाए गए हैं, ये फ्लेबाइटिस की वजह से हुए हैं, ये ध्यान रखना आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेशन इन ऑब्स्टेटिक पेल्विस इज रिलेटेड टू। जो ऑब्स्टेटिक पेल्विस होता है उसके अंदर जो स्टेशन है वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट इलियक स्पाइन, नेक्स्ट स्चेल स्पाइन, नेक्स्ट कॉकेक्स, नेक्स्ट इलियम स्पाइन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, स्चेल स्पाइन। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू
execute or carry out skilled movements and gestures despite having the desire and physical ability to perform them। देखिए आपको एक बड़ी सारी डेफिनेशन दी गई है जिसका मतलब आपको एक वर्ड के अंदर पूछा गया है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी पर्सन को हुआ और उसकी विशेषता आपको बताई गई है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट या फिर कैरी आउट स्किल्ड मूवमेंट्स, जो भी स्किल्ड मूवमेंट्स है उनका लॉस हो चुका है पर्सन के अंदर। गेस्चर्स, जो गेस्चर्स होते हैं उनका भी लॉस हो चुका है, यानी पेशेंट ना तो हाँ और ना का जवाब दे पा रहा है। गेस्चर्स का मतलब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप देते हो ना हाँ और ना, है ना, उस प्रकार से जो गेस्चर्स है वो भी लॉस हो चुका है। डेस्पाइट हैविंग द डिजायर एंड फिजिकल एबिलिटी, डिजायर भी खत्म हो चुकी है, फिजिकल एबिलिटी जो है वो भी अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टर्म दी गई है, चार जो ऑप्शंस दिए गए, ये कौन सी टर्म की डेफिनेशन है ये आपको पूछी गई है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एनहेडोनिया, नेक्स्ट अप्रेक्सिया, नेक्स्ट अपैथी, नेक्स्ट एमनेजिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी अप्रेक्सिया। ये जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई है किसकी है, अप्रेक्सिया की, यानी कि ये जो इतना बड़ा मतलब है वो किसका है, अप्रेक्सिया का मतलब है। ध्यान रखना ये अप्रेक्सिया का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हीट रेगुलेटरी सेंटर्स ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट। आपको बिल्कुल इजी सवाल पूछा गया है कि जो हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है बॉडी के अंदर वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, नेक्स्ट थैलेमस, नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी। ऑलमोस्ट ये सभी को आता होगा। हाइपोथैलेमस को थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है, यानी कि हीट रेगुलेटरी सेंटर भी इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स एडमिनिस्टर आई ड्रॉप यानी सॉरी ईयर ड्रॉप टू ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 7 साल के बच्चे को नर्स क्या कर रही है, ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर कर रही है। आगे देखिए, हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट्स ईयर। अब आपको ये पूछा गया कि नर्स जो है वो ईयर को किस तरफ पुल करेगी, और ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया था। एम्स नॉरसेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिन्होंने एग्जाम दिया था ना एम्स नॉरसेट का और जिन्होंने पेपर देखा था हमारी वीडियोज से, जिन्होंने आंसर की देखी थी, उनको ये क्वेश्चन भी पता था, है ना, मैंने आपको अच्छे से बताया था। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट आउटवर्ड, नेक्स्ट है बैकवर्ड, नेक्स्ट अपवर्ड एंड बैकवर्ड, नेक्स्ट बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था अपवर्ड एंड बैकवर्ड। 7 साल के बच्चे को अगर आप ईयर ड्रॉप दे रहे हैं, यानी ईयर ड्रॉप आप डाल रहे हैं, तो जो पेशेंट का जो ईयर है उसको किस प्रकार से पुल करना है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचना है और पीछे की तरफ खींचना है। इस प्रकार से आपको जो ईयर ड्रॉप हो एडमिनिस्टर किसमें करनी है, बच्चों के अंदर। अगर आपको पूछे एडल्ट वन की तो ध्यान रखना आपको फिर आंसर करना होगा बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, पीछे की तरफ खींचो और नीचे की तरफ खींचो। इस प्रकार से एडल्ट वन के अंदर करना है, ये बच्चों के अंदर पूछे तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड करना है। तो दोनों की मैंने आपको बता दिए और ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है 0.9%, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो ये NH ही है। ओके, यहाँ पे RL, नेक्स्ट डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, नेक्स्ट डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन। दोस्तों बिल्कुल ये तो इजी सवाल है और यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए जो डेक्सट्रोज 5% है अगर वो NH के अंदर मिला दे तो फिर आइसोटोनिक नहीं रहता है, वो बन जाता है हाइपरटोनिक, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए 0.9% NH, RL, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ये बात हो रही है वाटर की, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये तो आइसोटोनिक फ्लूइड है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक फ्लूइड हो गया है। जो D5 है, जो D5 है डेक्सट्रोज 5% है उसको NH में मिला दिया तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनरीज डिजीज इज रिलेटेड टू। दोस्तों बिल्कुल इजी सवाल ये पूछा गया कि जो मिनरीज डिजीज है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आई, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, ईयर। ईयर की डिजीज कंडीशन होती है मिनरीज डिजीज। इसका मोस्ट कॉमन अगर आपको सिम्टम पूछे तो आपको आंसर में क्या करना है, वर्टिगो। क्या करना है आपको आंसर में, वर्टिगो। और वैसे मैंने आपको उस PDF के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे रखा है, तो वहाँ से आप और पढ़ लेना, वो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पायामीटर इज कॉल्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से देखिए, जो अरेक्नोइड और पायामीटर उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट एपिड्यूरल, नेक्स्ट सब ड्यूरल, नेक्स्ट सब अरेक्नोइड, नेक्स्ट एक्स्ट्रा ड्यूरल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, सब अरेक्नोइड। पायामीटर एंड अरेक्नोइड मीटर के बीच में जो पायामीटर और जो अरेक्नोइड मीटर है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे सब अरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन असेसमेंट इंडिकेट्स द नर्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इन MI पेशेंट इन ICU।
पेशेंट आईसीयू के अंदर है और आप असेसमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को क्या था, एमआई हुआ था यानी हार्ट अटैक आया था और उसकी वजह से उसको क्या हो गया है, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है। साइन सिम्टम आपको पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा साइन या सिम्टम आप देखोगे और पता लगाओगे कि इसको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट ओलिगुरिया, नेक्स्ट वार्म एंड फ्लैश्ड स्किन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। क्या होगा, अगर कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है एमआई की वजह से तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या, ब्लड प्रेशर। तो ये आप सॉरी यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन सी। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे ओलिग्यूरिया होगा ना, सेप्टिक शॉक है तो यानी कि वो जो हाइपोवोलेमिया है वो होगा, हाइपोवोलेमिया होगा तो उसकी वजह से ओलिग्यूरिया उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि वॉल्यूम की डेफिशिएंसी क्या कहलाती है, शॉक, है ना। तो शॉक के अंदर क्या होता है, हाइपोवोलीमिया एक कंडीशन होती है। हाइपोवोलेमिक शॉक आपने अलग अलग पढ़े होंगे, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। लेकिन जब भी शॉक होता है तो उसमें ब्लड जो है वो कम हो जाता है, ब्लड कम होगा तो यूरिन भी कम बनेगा, यानी कि ओलिग्यूरिया उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। प्लीज बी करेक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इन कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। यानी कि जो फ्रूड की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, जो पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग जो रियलिटी प्रिंसिपल वो आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट है इड, नेक्स्ट है ईगो, नेक्स्ट है सुपर ईगो एंड यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको यहाँ पे ऑप्शन बी, ईगो। यहाँ पे देखिए जो रियलिटी प्रिंसिपल है वो कौन सा है, ईगो। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो रियलिटी प्रिंसिपल आपको पूछे तो आपको आंसर में करना है ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए कॉज ऑफ एपीएच। एंटीपार्टम हेमरेज का कौन सा एक कॉज नहीं है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है कॉर्ड प्लेसेंटा प्रीविया, नेक्स्ट कॉर्ड प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट एब्रप्सियो प्लेसेंटा, नेक्स्ट रप्चर ऑफ यूट्रस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन एपीएच का क्या नहीं है, कॉज नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही एपीएच कॉज करते हैं। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड बाय 1 to 3 मिनट इन न्यूनेट्स बिकॉज। यानी जो कॉर्ड क्लैंपिंग है अगर वो 1 से 3 मिनट के अंदर मतलब डिले कर दी जाए तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है ना, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रिवेंट्स एनीमिया इन वुमेन, नेक्स्ट प्लेसेंटा सेपरेट इजिली, नेक्स्ट प्रिवेंट्स जॉन्डिस इन न्यूनेट, नेक्स्ट न्यूनेट गेट्स कॉर्ड ब्लड। यानी कि जो कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है वो विद इन 1 to 3 मिनट, यानी कि जैसे डिलीवर होता है उसके बाद कॉर्ड क्लैंपिंग वैसे कर ही दी जाती है। लेकिन जो कॉर्ड क्लैंपिंग की जा रही है तो बच्चों के अंदर की जा रही है तो उसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना वो करना आपको ऑप्शन डी, न्यूनेट गेट्स कॉर्ड ब्लड। जो कॉर्ड के अंदर ब्लड है वो बच्चा इजीली ले सके, जो भी बेबी हुआ है उसमें जो कॉर्ड का ब्लड है वो इजीली वापस जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर सिपिलिस। और ये मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, सीएनसीए के एग्जाम से पहले भी मैंने आपको बताया था, जो एमपीसीएच का पेपर हुआ था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपको पूछा गया था सिफिलिस का, और ये भी मैंने आपको बताया था कि सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, और वहाँ पे मैंने आपको आंसर बताया था कि बैक्टीरिया, और फिर मैंने आपको नाम भी बताया था, है ना, पॉजिटिव एजेंट का नाम भी बताया था। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है HPV ह्यूमन HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, नेक्स्ट है सार्कोप्टेस, इसके बीज कुछ अलग ही नाम दिया है, पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया है ये। आगे देखिए, निजेरिया गोनोरिया, नेक्स्ट ट्रिपेनोमा पैलिडम। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि सिपिलिस बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है जो ट्रिपेनोमा पैलिडम की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट याद करने हैं। अगर आपको कहीं भी फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एमपीसीएच के पेपर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।